दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज इस क्लास में सॉल्व करेंगे आज टेट का मॉडल पेपर 29वां। इसमें पहले साइकोलॉजी के प्रश्न होंगे, आए हुए प्रश्न हैं कहीं ना कहीं कोई न कोई परीक्षा में, और उसके बाद हरियाणा जीके के रहेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का समय है, माइक्रो टीचिंग जो होता है उसका समय कितना होता है? तो ये होता है 5 से 10 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। योजना विधि के मुख्य सोपान क्या है? लेसन प्लान जो होती है या फिर योजना विधि, इसके मुख्य सोपान कौन कौन से हैं? सॉरी, लेसन प्लान अलग है, ये प्लान मेथड। तो इसके हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समस्या की पहचान करना पहले, फिर आंकड़ों का संकलन करना, फिर निष्कर्ष और समाधान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए, किलपैट्रिक। कौन था? किलपैट्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए। मानसिक विकल्प करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानसिक उद्वेलन। मानसिक उद्वेलन करेंगे इसमें। ऑप्शन नंबर सी। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो क्या उदाहरण है भाई? ऑप्शन नंबर डी, प्रगतिशील विद्यालय। प्रगतिशील विद्यालय, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, आश्रित चर है क्या, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर? तो ये ऑप्शन नंबर ए, आश्रित चर है। एनसीएफ 2005 बल देता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 किस पर बल देता है? तो ये बल देता है करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 बताता है कि बच्चे को जितना खुद से सिखाओगे, खुद करने दो, उसमें ही जो है वो ज़्यादा गलतियां करके सीखेगा। जितनी भी गलतियां करेगा उतना ही सीखेगा। तो खुद के जो है ना करके सीखने पर बल देता है। कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है? तो ये है ज्ञान से। ऑप्शन नंबर ए। विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ह्यूरिस्टिक विधि। ऑप्शन नंबर सी। आगमन विधि के छात्र अग्रसर होता है, तो ये होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन नंबर ए। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है, तो क्या नहीं है? ये मूल्यांकन नहीं है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य, ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो नहीं है मूल्यांकन। सहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था किसने? ऑप्शन नंबर बी, मोंटेसरी ने। मोंटेसरी ने सहचर्य विधि का आविष्कार किया था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था फ्रोबेल ने। ऑप्शन नंबर सी। शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो क्या है? तो ये है श्रव्य दृश्य सामग्री। ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण में कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है? तो ये मिलता है 3 प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग किसके सोपान हैं? तो ये हैं हर्बर्ट के। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध और सामान्यीकरण, ये हर्बर्ट के सोपान हैं।
आगे देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो गुणात्मक भी होता है, निदानात्मक भी होता है और परिणात्मक भी होता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों ही हैं। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या होता है? तो ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है मूल्यांकन। शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छात्र को। 2 बार कंटिन्यू प्रश्न पूछा गया है भाई, ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। छात्र जो है वो आश्रित चर की श्रेणी में आता है। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? तो ये किया था मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने ये किया था डाल्टन शिक्षण विधि का विकास। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति क्या है? तो ये है ब्रेल लिपि। क्या है? ब्रेल लिपि। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? अब ये कुछ एक प्रश्न आए हैं 2000 NCF 2009 से है शायद ये हैं। तो कहाँ नहीं लगाया जा सकता? ये है ऑप्शन नंबर डी, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। पहले इनकी ड्यूटी लगती थी शिक्षकों की, जो पोलियो वाला कार्यक्रम होता था। आगे देखो, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? ये RT 2009 है भाई, तो किस पर ध्यान दिया जाता? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 14 वर्ष के बाद शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है ना, 14 वर्ष के बाद शिक्षा की व्यवस्था ये नहीं है इस पर, बाकी और तीनों हैं। अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, गुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, ये हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 लागू, ये तो लागू नहीं होता। किस पे नहीं होता? निःशक्त बच्चे, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे। आगे देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। कितने किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 45। एक सप्ताह में 45 घंटे जो है एक टीचर को पढ़ाना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व पूरा करना होगा? तो कौन सा करना होगा? तो ये तीनों ही हैं ऊपर वाले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ठीक है, तो ये तीनों ही हो जाएंगे इसमें। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 3 में, जिसे नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बातें कही हैं। संविधान की यह धारा है, तो कौन सी धारा है? यह है 21A, ऑप्शन नंबर ए। मई 1998 में किसकी स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसकी स्थापना की गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिकार 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि 1 से 5वीं के तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यालय अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। कितना होगा? ये होगा 40, ऑप्शन नंबर बी। संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को किस वर्ष समवर्ती सूची में रखा गया है?
तो ये रखा गया है 1976 में। नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया? यानी कि मध्याह्न भोजन योजना कब की गई थी? ये की गई थी 15 अगस्त 1995 ईस्वी में। अब मूल्यांकन से प्रश्न है, कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी आए हुए देख सकते हो आप कहीं न किसी परीक्षा में, टेट में। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। एक प्रमाणीकृत प्रशिक्षण में होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें विश्वसनीयता एवं वैधता ये होना चाहिए इसमें। ये प्रश्न, वे प्रश्न जिनके उत्तर हेतु हाँ नहीं में से एक का चयन करना हो, उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किस में? ये हो जाएगा वस्तुनिष्ठ, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ, सब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं। आगे देखो, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर डी, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को। आगे देखो, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी, तो क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम हो जाएगी उसकी वैधता। मूल्यांकन का अर्थ होता है, क्या होता है? परिणाम व प्रगति की जांच करना, ये होता है मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। आगे है मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसके परिणामों से शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, क्या तकनीक है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तीर्ण करना। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी इसके हैं, बाकी ऑप्शन नंबर डी नहीं है। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने तो कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए? तो ये ऑप्शन नंबर डी है, निबंधात्मक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा कार्य सहायक नहीं है? तो ये है प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन नंबर सी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता होती है, तो कौन सी होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, विश्वसनीय होता है। ये क्या होता है? विश्वसनीय। आगे है प्रयोगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समय विशेष में विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कृत्य औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है? तो ये जुआ खेलना। ऑप्शन नंबर ए। औपचारिक कृत्य का मतलब जो है बुरे कार्यों में, ठीक है ना, बुरे कार्यों के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? तो ये किया था हेलन पार्कहर्स्ट ने। देखो भाई, ये जो है दोबारा फिर से आ गया प्रश्न। किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन था? तो ये थे फ्रेडरिक फ्रोबेल। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति क्या है? तो ये है ब्रेल लिपि।
निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। निम्नलिखित शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता थे, कौन थे? किलपैट्रिक। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो क्या? पार्श्वलेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ऑप्शन नंबर डी। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक क्या है? तो ये है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, वे मौलिक चिंतन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षार्थी का आंतरिक प्रतिभाओं का प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए, तो ये रखना चाहिए कार्य केंद्रित, ऑप्शन नंबर ए। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिछड़ा बालक भी आता है, प्रतिभाशाली बालक भी आता है और मंदबुद्धि बालक भी आता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर पार्क हास्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति है, तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, डाल्टन प्लान। नेक्स्ट, किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चों की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना, इनके उसकी जो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए। निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूरी का संबंध होता है। बच्चों में सृजनशीलता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहाड़ा लिखना, ठीक है ना। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है, तो किसको? व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे। तो आज साइकोलॉजी के ये प्रश्न थे। अब करेंगे हरियाणा जीके के प्रश्न। देखो, तो आइए हरियाणा जीके का पहला प्रश्न हमारे सामने। छछरौली को हरियाणा का खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? छछरौली में सबसे अधिक वर्षा होती है हरियाणा में, तो ये कहलाएगा चेरापूंजी, ठीक है ना। चेरापूंजी भारत में है, जो असम में है, असम में वहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। तो छछरौली में भी हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए इसको चेरापूंजी कहा गया हरियाणा का, छछरौली को। हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार खालिस्तान के लिए दृष्टांतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है, तो ये किसके लिए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महिला साक्षरता भी, स्वास्थ्य और पोषण के लिए भी, और महिला सशक्तिकरण के लिए भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरियाणा, हरियाणा को, ऑप्शन नंबर सी। यह प्रसिद्ध व्यक्ति रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये है नेकचंद, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावर्ती एंटीना खालिस्तान पर है, तो ये है तोसाम पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो ये हराया था ऑप्शन नंबर डी, हसन खां मेवाती को, हसन खां मेवाती को। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसमें, व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। भारतीय पुलिस में उच्चतम पद है, किसका है?
ये है पुलिस महानिदेशक का, पुलिस महानिदेशक। आगे देखो, भारत का पहला अनाज एटीएम खालिस्तान में स्थापित किया गया। तो कहाँ किया गया था? ये किया गया था गुरुग्राम में, गुरुग्राम जो हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, BPRD का पूर्ण रूप क्या है? इनके फुल फॉर्म पूछ रखी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था, तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 2015 में, और पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी, पानीपत से। श्याम सतसई की रचना किसने की थी? तो ये की थी तुलसीराम शर्मा ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से हरियाणा के निम्नलिखित किस संस्था का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। और कहाँ है ये? फरीदाबाद में है, NIM। ठीक है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया है? तो ये गुरुग्राम में किया गया है, गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब स्थित है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है भाई, तो ये सभी जानते होंगे, पंचकूला में, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन खालिस्तान में है, तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, अम्बाला में। निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? तो ये सुषमा स्वराज थी, जिनका संबंध अम्बाला से था, ऑप्शन नंबर डी। 1984 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल द्वारा जीती गई कुल सीटें कितनी थी? तो ये थी 415, ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में खालिस्तान को हराया था, किसको हराया था? तो इन्होंने हराया था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान को हराया था। श्री त्रिलोचन सिंह को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था पब्लिक अफेयर्स। हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पानीपत। कंबल और दरी यहाँ के फेमस हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पानीपत। हरियाणा पुलिस का मुखिया है तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्री। ठीक है ना, पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो ये है 1091। हरियाणा पुलिस वर्ष खालिस्तान में बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? 1966 में। ये जो प्रश्न आ रहे हैं पुलिस के एग्जाम में आने वाले हैं भाई। सेवा सुरक्षा सहयोग पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है, तो कौन से राज्य की पुलिस का है? ये है हरियाणा का, सेवा सुरक्षा सहयोग। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, कौन थी? दीपा मलिक, ऑप्शन नंबर बी। यह नदी कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, तो कौन सी करती है? यमुना। हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सावधानीपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे ईसा पूर्व 776। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। आधुनिक खेल ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी में फ्रांस के बैरन पियर डी कोवर्टिन के द्वारा के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या कितनी है? तो कितनी है? ये 3 है, ऑप्शन नंबर डी। चंडीगढ़ की मुख्य योजना खालिस्तान के समरूप है, तो ये है मानव शरीर के अनुसार, मानव शरीर के अनुसार।
तोशाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र खालिस्तान है, तो क्या है? भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, ये सभी। तो ये तीनों ही हैं इसमें, ये सभी हो जाएगा। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया था भगत फूल सिंह के नाम पे। नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा का प्राप्त स्कोर क्या है? तो कितना है? ये है 67। वर्ष 1955 में एस.आर. राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी? तो ये की थी लोथल में, ऑप्शन नंबर बी। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता? तो ये जीता था ऑप्शन नंबर ए, पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। रवि दहिया जन्म हुआ था कब? 12 दिसंबर 1997, नाहरी सोनीपत में। पिता का नाम राकेश, माता का नाम है रीमा, कोच का नाम क्या था? सतपाल। आगे देखो, केंद्र सरकार की मंत्री परिषद केवल खालिस्तान बाद अस्तित्व में आती है, तो कब आती है? ऑप्शन नंबर डी, संसद का विश्वास जीतना। आगे देखो भाई, WH 1270 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा जारी निम्नलिखित में फसलों में से कौन सी किस्म है? तो ये किस्म है गेहूं की, WH 1270। फकर ए हरियाणा पुरस्कार खालिस्तान के लिए दिया जाता है, तो ये उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। हरियाणा से निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता है? तो ये है मेजर होशियार सिंह, सिसाना रोहतक से। हरियाणा सशस्त्र पुलिस में खालिस्तान बटालियन होती हैं, तो कितनी होती हैं? ऑप्शन नंबर डी, 5 होती हैं। हरियाणा पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित या अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती खालिस्तान के माध्यम से की जानी चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। क्या? राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड, राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड, जिला स्तरीय, तो ये दोनों ही हो जाएगा, ए और बी। राव बहादुर सिंह जिन्होंने 1978 और 82 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, एक भारतीय खालिस्तान है, तो क्या है? गोला फेंकने वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, भले ही वो साइकोलॉजी के हों या फिर हरियाणा जीके के। अच्छी लगी हो क्लास तो अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना, और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।